हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमाए इस्लाम आज़ादी मार्च जो कि 27 से शुरू हो रहा है और 31 को इस्लामाबाद में आएगा, उसकी तैयारियां अरूज पर हैं। मौलाना साहब रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे आज, क्योंकि उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जो हुआ। मगर साथ साथ बहुत सी ऐसी वीडियोज़ आ रही हैं सोशल मीडिया पे जिसपे जमीयत उलमा इस्लाम के जो रज़ाकार हैं वो ख़ासी कड़ी मशक़ें करते नज़र आ रहे हैं। ये मशक़ें इनमें ज़ाहिर है कुछ तो वर्जिशें हैं, कुछ जो है कड़ी वर्जिशें हैं और कुछ डंडे भी हैं, जिससे कुछ योगा भी है, कुछ योगा ये योगा हो रहा है, कुछ ड्रिल्स हैं, परेड है और बहरी मशक़ें भी हैं। बहुत ज़बरदस्त तैयारी लग रही है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना बात कर लें कि जो ओवरऑल इन मशक़ों को देख रहे हैं। मौलाना अज़ीज़ अहमद अशरफ़ी सूबाई सालार हैं जमीयत उलमा इस्लाम के खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने हमें पेशावर से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब, आपकी तैयारियां अरूज पर हैं, सब लोग देख रहे हैं, मगर ये जो मशक़ें चल रही हैं इनकी ज़रा तफसीलात बताइएगा। ये जो है चले इनकी पहले तफसीलात बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले तो मैं मुबशर ज़ैदी साहब आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हज़रात ने अंसारुल इस्लाम का जो मौजूदा वक्त में उन पर उंगलियाँ उठाई जा रही है, इसके मुतल्लिक पाकिस्तानी आवाम को, पूरी दुनिया को इसकी वजाहत के सिलसिले में हमें मौका दिया। इस पे मैं आप हज़रात का मशकूर हूँ। अंसारुल इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम का दिल्ली एक शोबा, एक तंज़ीम है। इनकी ज़िम्मेदारी एक ये होती है कि ये अपने बड़ों, अपने कायदीन को सिक्योरिटी देते हैं। इसके अलावा अपने तमाम प्रोग्रामात जो जुमाती इजलासात होते हैं या जुमात के ज़ेर एहतिमाम इज्तिमाआत, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उनको पुरअमन और पुरसुकून बनाना होता है। और इसके अलावा मुआशरे में सोशल वर्कर का किरदार अदा करना भी इनकी ज़िम्मेदारियों में आता है। जब से जमीयत उलमा इस्लाम बनी है उस वक्त से जमीयत उलमा इस्लाम का दस्तूर भी है, और उस दस्तूर में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड है जमीयत उलमा इस्लाम जमात की पार्टी, उस दस्तूर में दफ़ा 26 में अंसारुल इस्लाम दर्ज है। ये वही तंजीम है जो अंसारुल इस्लाम जो जमीयत उलमा इस्लाम के दस्तूर में है। ठीक, इनकी ज़िम्मेदारियों से भी मैंने आपको आगाह किया। हमेशा आपने आज नहीं, जितने भी हमारे प्रोग्रामात होते हैं, हुए हैं माजी में, दारुल देवबंद कॉन्फ्रेंस हुई थी, 7 साल आलमी इज्तिमा 2017 में हुआ जी। उसके अलावा 15 मिलियन मार्च हमने पाकिस्तान में किए। मौलाना साहब, हम समझ गए कि आपका ये जो इदारा है अंसारुल इस्लाम, वो बेसिकली जमीयत उलमा इस्लाम की जो अमूमी सिक्योरिटी है उसके लिए बनाया गया है। हमारा सवाल ये है कि जो इस वक्त जो आज़ादी मार्च हो रहा है उस सिलसिले में खुसूसी तैयारियां अंसारुल इस्लाम क्या क्या कर रहा है? तो ये तो बात ये है, जितना मजमा होता है उतने उसकी तादाद के मुताबिक हम तैयारी भी करते हैं। अच्छा, जब एक सुबह का प्रोग्राम होता है तो हम उसी के अंदाजे के मुताबिक रज़ाकार लाते हैं। तो यहाँ पर पूरे पाकिस्तान का इज्तिमा हो। कितनी नफरी तैयार हुई होगी अभी आपकी अंसारुल इस्लाम की? ये जो आज़ादी मार्च, आज़ादी धरना हो रहा है,
इसके लिए कितने कारकुन तैयार? आज़ादी मार्च के हवाले से हम चारों सुबह 25-25 हज़ार रज़ाकार मरकज़ को सपोर्ट करेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से इनके जी बस जितना बनता है। इसमें ये सारे नहीं होते कि सारे ये रज़ाकार होते हैं, इसमें बाज़ हमारे अपने वो इदारे होते हैं जो खुफिया इदारे भी होते हैं, वो सिविल कपड़ों में होते हैं, वो सिविल कपड़ों में होके अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं, बाज़ ट्रैफिक के हवाले से काम करते हैं और बाज़ सिक्योरिटी संभालते हैं। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ कराची में हम लोग बैठे हुए हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे लोग ये सवाल करते हैं कि जैसे आपने कहा और बिल्कुल सही कहा कि दीनी तकरीबात हुई, उसमें इन्होंने सिक्योरिटी की भी ज़िम्मेदारी संभाली, मगर अब आप जा रहे हैं एक खालिसतन सियासी मकसद के लिए, ज़ाहिर है आप सियासी पार्टी भी हैं, वहाँ के लिए जो ये तैयारियाँ हैं और बार बार कहते हैं कि पुरअमन रहेंगे, तो हमने माजी में भी देखा कि जो मार्चेस या जो धरने हैं वो पुरअमन नहीं रहे, तो क्या इस वजह से इनको इस तरह की सख्त वर्जिशी तरबियत दी जा रही है? क्योंकि अगर पुरअमन रहना है तो मेरा ख्याल में वहाँ पे जो है वो खड़े हो सकते हैं, सिक्योरिटी की जिम्मेदारियाँ अंजाम दे सकते हैं। देखिए जी, जितने प्रोग्रामात हमने किए डंडे आज तो नहीं हैं, सही कह रहे हैं। 15 मिलियन मार्च में थे, आपने तमाम मिलियन मार्चों में हमारे रज़ाकार देखे होंगे, तमाम मिलियन मार्चों में हमारे रज़ाकारों के पास यही डंडे होते हैं। ये आज नहीं, ये नया मनसूबा नहीं है, ये जो आप तैयारियां देख रहे हैं ये इस हवाले से नहीं है कि ये कोई और हमला हो रहा है, ये हो रहा है। हमने ये रज़ाकार अपने इज्तिमा को पुरअमन और पुरसुकून बनाने के लिए हमने ये फोर्स बनाई है और ये तरबियत जो दी जा रही है तो वर्जिशें होती हैं। आप जो देख रहे हैं, कल हमने परसों हमने पासिंग आउट परेड किया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ये तो हालात के मुताबिक, मौजूदा दौर के मुताबिक ये कुछ तरबियतें होती हैं या कुछ लवाजिमात होते हैं जो हम अपने कायदीन को, हमारे अपने ज़िम्मेदार जैसे मैं हूँ या हमारे दीगर सूबों के ज़िम्मेदार होते हैं, वो अपने काबिरीन को अपनी तैयारियों से आगाह करते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि हमारे रज़ाकार इस हवाले से इतनी तरबियत याफ्ता हैं, या हम सोशल वर्कर की हैसियत से भी हम माशरे में काम करते हैं, कहीं सैलाब आ जाता है, कहीं ज़लज़ला आ जाता है, कहीं तूफान आ जाता है, इस तरह मुश्किलात आते हैं, तो इसके लिए तरबियत की ज़रूरत पड़ती है ना। जब आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि केपी के आपने इतने रज़ाकार तैयार करने हैं, ज़ाहिर है मौलाना साहब की तरफ से दी गई होगी या मजलिस आमला मरकज़ी जो है उसकी तरफ से आपको जिम्मेदारी दी गई होगी, तो उसमें एक कहा गया कि कोई ख़तरा भी है कि आपके कोई क्लैशेस भी हो सकते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों, पुलिस के साथ अगर आपको रोका गया, तो क्या ये वर्जिशें उस लिए हैं? नहीं, हम तसादुम नहीं चाहते, न तसादुम के हवाले से हम जाते हैं। ये तो पुलिस वालों के पास तो असलहा होता है, उनके पास अंसू गैस वगैरह के होते हैं, हमारे पास तो ये डंडे हैं, इन डंडों से हम क्या लड़ाई करेंगे? तो हमने अपने इंतजामात को संभालने के लिए रखा है, हम तो लड़ाई के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोग्रामात हुए पुरअमन हुए हैं, हमने कहीं भी हमारे जितने प्रोग्रामात हुए हैं, लाखों के इज्तिमा हुए हैं, कहीं शीशा भी नहीं टूटा है। ये देखें 126 दिन का जो धरना था उसमें जो हाल किया, उन्होंने पुलिस को मारा पीटा, ये सारे रिकॉर्ड पे हैं, PTV पे हमला किया, दीगर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। हमने तो रजाकारों को हिदायत ये देना है, दी है, हमारा हिदायतनामा है, मैं आपको दिखा सकता हूं, उसमें वाज़े हमने लिखा है कि कोई रजाकार असलहा अपने पास नहीं रखेगा, न असलहा का वो करेगा, इजहार करेगा, न असलहा की नुमाइश करेगा। हमारे हाथ तो असलहा पे मुकम्मल पाबंदी है, रजाकार के पास सिर्फ यही डंडा होगा और ये हमारे अपने आपस में इंतजाम संभालने के लिए। अगर मैं दुरुस्त समझ रहा हूँ मौलाना साहब, आप शायद ये कह रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता पुलिस ने कोई एक्शन लिया और आंसू गैस की फायरिंग हुई और अगर खुदा न खास्ता लाठी चार्ज हो गया तो आप पुरअमन ही रहेंगे, इन डंडों का इस्तेमाल नहीं होगा। जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, आपकी वीडियोस देखा था और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है कि ये जो किश्तियों वाला मश्क है, इसका इस धरने के साथ क्या मकसद है? वहां पर कोई नहरें वहरें तो शायद नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, बहरी मशक़ें जो की जो वीडियो और बारिशों का
जी जी। मैंने तो एक वाज़ेह बात की कि ये जो हमारे आप देख रहे हैं किश्तियों वाले या दीगर इंतज़ामात आप देख रहे हैं, ये सिर्फ ये आज़ादी मार्च के हवाले से तो नहीं है। ठीक है, ये हमारे दस्तूर के मुताबिक ये तंजीम है, इस तंजीम को हम तरबियत दे रहे हैं। मैंने कहा कि सोशल वर्कर का काम हमने इनसे लेना है, कहीं से लाभ आ जाता है तो फिर क्या करेंगे? मैं एक बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका 7 साला इज्तिमा हुआ जिसमें कि माशाल्लाह 1.5-2 लाख जो हैं लोग जो है हर वक्त रहते थे और कई दिन तक वो इज्तिमा चलता रहा, उससे लेके जब से ये अंसारुल इस्लाम बनी है, ये जो पब्लिसिटी इस वक्त हो रही है वीडियोस की शक्ल में या सोशल मीडिया पे या चैनलों पे, इससे पहले अंसारुल इस्लाम की ऐसी पब्लिसिटी नहीं हुई कि परेड भी दिखाई जा रही है, वर्जिशें भी दिखाई जा रही हैं, बहरी मशकें भी दिखाई जा रही हैं, डंडों की तैयारी भी दिखाई जा रही है। ये सब इस वक्त ये जो है ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं जो ये वीडियोस शो कर रहे हैं या जो वीडियोस बनाने वाले हैं इस मौके पे ख़ास? देखिए, हम जब भी जहाँ भी हमने मिलियन मार्च किया है, मिलियन मार्च से एक दिन पहले, हर मिलियन मार्च से एक दिन पहले हम रज़ाकारों की एक रैली निकालते थे। अच्छा, लेकिन वो हमें ये रिकॉर्ड पे हैं, वीडियो भी बनी है, प्रोग्रामात भी हुए हैं, रैलियाँ भी होती हैं। ये आज की नहीं है, अभी इस बात ये हुई कि हमारे अभी अभी नई तंजीमें बनी हैं जी। गुज़श्ता जून जुलाई में हमारी तंजीमें बनी हैं। तो जब नई तंजीमें बनी हैं तो हर तंजीम का हर ज़िम्मेदार अपनी नई नई वो तैयारियां का इजहार करने लगता है। चूँकि अब मुझे ज़िम्मेदारी अभी हवाला हुई है, इसमें जुलाई में जून में हमारे इंतखाबात हुए हैं, फिर मुझे सूबाई सलार बनाया गया। तो अब मैंने इन रज़ाकारों को मुनज़्ज़म करना था, उनको तरबियत देना था। तो ये मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बड़ों को दिखाऊँ कि मैंने कितनी तैयारी की है अंसारुल इस्लाम की तंजीम के हवाले से। सिर्फ ये आज़ादी मार्च के हवाले से नहीं, ये तो हमारा अपना ही तंजीम है, जुमात है, इसके अलावा भी हमारे अपने काम आएंगे। ये तो नहीं कि बस ये आज़ादी मार्च खत्म हो गया, अंसारुल इस्लाम भी खत्म हो गई। हाँ मौलाना साहब, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि क्या ये जो आपके अंसारुल इस्लाम के कारकुनान हैं, इनको आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं? गुज़श्ता दफ़ा तो हमने वो, जब मैं सूबाई ज़िम्मेदार नहीं था, 7 साला आलमी इज्तिमा से तकरीबन 2 महीने पहले हमने वहाँ 7 साला आलमी इज्तिमा में एक प्रोग्राम बनाया था। उसमें सिविल डिफेंस के साथी आए थे, उन्होंने हमारे जूडो कराटे, सेल्फ डिफेंस, जूडो कराटे नहीं वो नहीं वो ये हमने नहीं सिखाई, ये इनका ताल्लुक नहीं है हमारे साथ। अच्छा मौलाना साहब, एक चीज़ जो हुकूमती वज़रा बड़े तवातुर से कह रहे हैं कि ये जो आपके रज़ाकार हैं ये दरअसल मदारिस के बच्चे हैं जी, और ये जो है क्योंकि मौलाना के एक हुक्म पे और ज़ाहिर है पार्टी के आपके अरकान भी हैं, तो ये क्या इनकी जो एवरेज एज क्या है, उम्र क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है अगर 16-17 साल के लड़के होंगे तो जज्बाती भी हो सकते हैं, तो आपने कोई मिनिमम एज रखी है? देखिए, मैं 26 अगस्त से मैंने पूरे सूबे का दौरा किया, 29 सितंबर पे मेरा दौरा ख़त्म हुआ। रिकॉर्ड पे भी होंगे, इदारे वाले भी मौजूद होते थे। मैंने वाज़ेह तमाम प्रोग्रामों में ये ऐलान किया था कि अंसारुल इस्लाम के रज़ाकारों में कौन होगा। पहली शर्त मेरी यही थी कि वो जमीयत उलमा इस्लाम का बुनियादी रुकन होगा, और जो मदरसे के तालिब इल्म हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान नहीं हैं। दूसरी शर्त मैंने ये रखी है कि वो किसी भी दीनी तालीमी इदारे या असरी तालीमी इदारे का तालिब इल्म नहीं होगा। तो ये तो मैंने, और तीसरी शर्त मैंने ये रखी है कि किसी भी मुसल्ला तंजीम से उसका न माजी में ताल्लुक़ रह चुका होगा और न मौजूदा वक़्त में उसका ताल्लुक़ होगा। तो ये तालिब इल्मी का सवाल ही नहीं पैदा होता। और दूसरी बात यह कि नाबालिग और 18 साल से कम उम्र के बच्चे हमारे इस फोर्स में शामिल नहीं होंगे। ये तो हम कह चुके हैं कि वो उस बंदा इज्तिमा में भी शरीक होगा। जब इज्तिमा के शुरका के लिए हमने 18 साल से कम उम्र की पाबंदी लगाई है, क्योंकि फिर मुराद सईद साहब और जरताज गुल साहब वो चेक करेगा उसको, तो हम क्यों इसको लगाते हैं कि हम फोर्स में 18 साल से कम बच्चों को लाएं? अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है जो ब्रेक के बाद वापस आते हैं मौलाना साहब आपके पास।
वेलकम बैक। बात हो रही है आज़ादी मार्च की और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा जमीयत के सूबाई सालार मौलाना अज़ीज़ अहमद अशरफ़ी, जो तफसील से बता रहे हैं कि ये जो रज़ाकारों की तैयारियां हैं वो किस लिए हैं। मौलाना साहब, एक चीज़ और है, आपने जैसे कहा 25,000 रज़ाकार वहाँ से आएंगे, बाकी 3 सूबों से खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे और 25,000 दीगर सूबों से भी आएंगे। तो और मौलाना फजल रहमान कह चुके हैं कि हम 15 लाख लोग लेकर के आएंगे। तो पहले तो हुकूमत कह रही थी कि हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, मगर अब वो तो पीछे हट रही है। तो आपकी लॉजिस्टिक्स वगैरह का क्या सिलसिला होगा? 15 लाख लोगों का इंतजाम कैसे होगा, क्या हो रहा है इंतजाम, मतलब कितनी देंगे हैं? तो ये तो इसके लिए तो हमारे मरकज़ी कमेटी ने एक और कमेटी बनाई है सारे इंतज़ामात के लिए कि हम इसको किस तरह संभालेंगे। इनके लिए लेटरिनों का इंतज़ाम, कंटीनों का इंतज़ाम और स्टेज का इंतज़ाम, ये सारे कुछ हमारे कोर कमेटी है। कल भी उसका इजलास था, आज भी उनका इजलास था। तो इस हवाले से वो सारी तैयारियां वो कर रहे हैं, जो सारे इंतज़ामात इसके लवाहिक हैं। इंशाअल्लाह हमने जो प्रोग्रामात किए हैं इस हवाले से हमें इसका तजर्बा है, हम इसको जानते हैं। इंशाअल्लाह ये सारे इंतज़ामात हमारे कोर कमेटी में तय हो जाएंगे और 27 तारीख से पहले आप इस्लामाबाद में देख लेंगे कि हम तैयारियाँ कर रहे हैं, इंतज़ामात कर रहे हैं। अच्छा मौलाना साहब, एक सवाल है और ये इंतज़ामात के साथ ही है। 15 लाख लोग अगर ये टारगेट बनता है, अब हर बंदे ने कम से कम दिन में 2 वक्त का खाना तो खाना है, तो कोई अंदाज़ा है? और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि ज़ाहिर है कोई कम खर्चा नहीं होगा और अगर धरना चलता गया तो फिर तो खर्चा बढ़ता ही जाएगा, ज़ाहिर है। तो इतने पैसों का इंतज़ाम कहाँ से हो रहा है? सिर्फ पार्टी फंड से करेंगे या कहाँ से करेंगे, या डोनेशन है, अतियात हैं, क्या है? नहीं, आप नहीं समझे। ये सारे लोग जो आ रहे हैं ये नमूस रिसालत के हवाले के लिए और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के जज्बे से आ रहे हैं। ये अखराजात जुमात तो ये सिर्फ इंतज़ामात के अखराजात बर्दाश्त करेंगे, बाकी अखराजात खाने पीने के जो इंतज़ामात हैं वो अखराजात हैं वो ख़ुद हर आदमी ख़ुद बर्दाश्त करते हैं। हमने तो रज़ाकारों की भी ये कहा है कि रज़ाकाराना तौर पर भी ये ड्यूटी देंगे, ये भी अपने अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, तो मौलाना साहब, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए ये मार्च हो रही है या हुकूमत गिराने के लिए हो रही है या दोनों चीज़ों को मिला दिया है? देखें, बात यह है, एक तो ये जाली हुकूमत है और जाली हुकूमत एक ख़ास एजेंडे पे लाई गई है। इस एजेंडे में दीगर उमूर के अलावा जो सरेदस्त हैं, जो सर फ़हरिस्त हैं, वो क़ादियानियत हैं, मसला ख़त्म नबूवत है, मसला नमूस रिसालत हैं। ये जो जाली वज़ीर आज़म ने जब हल्फ़ उठाया तो ये ख़ातमुन नबिय्यीन का लफ्ज़ उनके में ख़ताई होना ये कोई इख्तियारी था, ये कसदन आमदन था। ये अल्फाज ये बोल नहीं सकते थे और इनके ये सारे जो उन्होंने किए हैं, आसिया मलूना को रिहा किया, वजीउल हसन को रिहा किया, अब्दुल शकूर चाचा को रिहा किया, ये सारे कदनियत तो ये इन सारे उमूर का जमा करके अब हमारे देखें नमूस रिसालत की तहफ़्फ़ुज़, ख़त्म नबूवत के मसले की तहफ़्फ़ुज़ उस वक़्त होंगी जब हम इससे छुटकारा बात करें ना। मौलाना साहब थोड़ी यार सुन लें, वो तो सुप्रीम कोर्ट का उसमें फैसला है, दोनों सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसमें तो ज़ाहिर है हुकूमत का कुछ नहीं था। बहरहाल अच्छा, दूसरी एक और बात ये भी है कि उन्होंने इख्तिराफ़ किया कि हमने इसको रिहा किया। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया ना सर। अच्छा, दूसरी बात की ज्यादा खत्म नबूवत का इमरान खान ने खुद वहां पे एतराज़ किया है कि तकरीबन यही इल्जाम पीटीआई ने की काफी लीडर्स ने भी लगाया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे कि आप ओथ को तब्दील कर रहे हैं, तो अब उन पे ही इल्जाम लग रहा है। थोड़ा सा क्या समझ नहीं आ रही? नहीं जी, देखें, ये आसिया मलूना उसी वक्त भी कहती थी, उससे पहले गवर्नमेंट भी कहती, कोई उसके दौर में कोई ये फैसला नहीं कर सकती थी कि इसको रिहा करे, लेकिन जब इसको लाया गया, इसी एजेंडे पे लाया गया कि आप क़ादियानियत को तो आप आगे लाएंगे, उनको आज़ादी देंगे। नहीं, ये फिर बहस ही और चाहिए। तो आप इसीलिए ये इमरान हुकूमत को गिराना चाह रहे हैं?
तो जब हमारे नमूस रसालत महफूज ना हो, हमारे ख़त्म नबूवत का मसला महफूज ना हो, हमारी ज़मीन महफूज ना हो, हमारी तहजीब महफूज ना हो, हमारी हया महफूज ना हो, इन सारी उमूर की हिफाजत के लिए इस जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करना, यह हमारी अकीदे की भी तहफ़्फ़ुज़ होगी, नमूस रसालत की भी तहफ़्फ़ुज़ होगी, ख़त्म नबूवत के मसले की भी तहफ़्फ़ुज़ होगी, हमारी तहजीब की भी तहफ़्फ़ुज़ होगी, हमारी ज़मीन की भी तहफ़्फ़ुज़ होगी। अच्छा, तो इसमें जो आपके जो इत्तेहादी है सियासी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी आपके इसी मौक़िफ़ पर अग्रीड हैं कि यही मकसद है, बुनियादी मकसद इसी मार्च का, या उनका कोई और मकासद है आपके इल्म में है? ये तो बातें चल रही हैं, पीपल्स पार्टी वाले आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो तो अब मुतहदा पोजीशन की बात है, उनके साथ तो कर रही रहबर कमेटी में उनके उमूर तय कर रहे हैं। उनकी तो अपना मकसद होगा कि इस हुकूमत से आज़ादी हासिल करे, हमारी भी अपने मकासद हैं। इन्हीं मकासद के अलावा एक यही मकसद भी है कि इस हुकूमत से हम आज़ाद हो जाए, इसमें हम आपस में कदर मुश्तरक हैं। अच्छा, इनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, हमारे यही तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इस हुकूमत से भी आज़ादी हासिल हो जाए, और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मसले के हवाले से भी जब हम इस हुकूमत से आज़ाद हो जाएं, कम अज़ कम इससे महफूज हो जाएंगे। मौलाना साहब, तो अगर लेट्स से अज़्यूम कर लिया कि आप आज़ाद हो गए, तो फिर क्या होगा? और दोबारा इंतखाबात हो गए, फिर यही हुकूमत आ गई, फिर दोबारा इंतखाबात, जब इदारे हट जाएं, ये निक्के के अब्बा हट जाए ना और अवाम आज़ाद छोड़ जाएं, देखते हैं हुकूमत किसकी आती है, वोट अवाम वोट किसको देते हैं। अच्छा मौलाना साहब, आप जिस सूबे में वहाँ के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान, उन्होंने तो ये तक कहा है कि एक बंदा भी जमीयत का मैं गुजरने नहीं दूंगा खैबर पख्तूनख्वा से। ये तो उनकी बात ही, कल हमने उनके गाँव में रैली रखी है, देखते हैं कि आप कि उसमें उतनी जुर्अत है तो वहाँ पे जाए, हमारी रैली को रोके। ठीक, हम देखते हैं कि उसी दिन इंशाअल्लाह उसको भी ये मौका नहीं मिलेगा कि वो घर से बाहर निकले। अवाम इतने जज्बे में हैं, अवाम इतनी भारी अक्सरियत में शिरकत करेंगे कि उनको, इनके वजीरों को भी घर से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। वो एक नहीं, बस सवाल आप छोड़ दे, वर्दी का छोड़ दे। चलिए, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमसे बात की, और नाज़रीन वक्त के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अभी आप सुन रहे थे जमीयत उलमा इस्लाम के सूबाई अमीर खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सालार मौलाना अज़ीज़ अहमद अशरफ़ी को गुज़िस्ता सेगमेंट में उन्होंने अचानक जो है एजेंडा जो कि गवर्नमेंट का पहले ये था कि महंगाई के ऊपर या जो जाली हुकूमत है उसके ऊपर रहेंगे, वो भी है, लेकिन उन्होंने मेन एजेंडा बताया कि वो इसलिए आ रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का मसला है। उन्होंने आसिया केस का जिक्र किया, हमने उनको कहा भी कि ये केस का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने किया था, और उसमें उसकी वाज़ेह तफसीलात भी लिखी थी कि उसमें कैसे झूठी गवाही दी गई। वजीउल हसन का केस का भी जिक्र किया, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रिज़ाइन की थी, और उस पर तो हमने तकरीबन एक पूरा शो ही किया, आसिया वाले केस पर भी एक पूरा शो किया था, उसकी तफसीलात अब दोबारा दोहराने का भी। दोनों केसेस में झूठी गवाहियाँ एंड इनसफिशिएंट एविडेंस का केस था, मजहब का केस नहीं था, नमूस रसालत का केस नहीं था, ना ही हुकूमत का कोई किरदार था, ना ही हुकूमत का कोई किरदार था। उन्होंने ये कहा कि ओथ में जो तब्दीली है वो तो नवाज शरीफ दौर में जो कोशिश, जिसके खिलाफ कितनी मुहिम चली थी, याद है आपको? इसमें खाते। अच्छा, सवाल ये है कि ये जो दो केसेस उन्होंने कोर्ट किए, इनका फैसला हो चुका, उस पर अमल हो चुका। जी सर। अब लड़ाई के बाद जो मौका याद आ रहा है इस वक्त, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये लड़ाई के बाद वाला मौका है ही नहीं। लड़ाई के बाद वाला मौका इसलिए है कि ठीक है, महंगाई इज करंट इशू, इनके ख्याल में इकोनॉमी जो है वो बर्बाद हो गई है, वैलिड पॉइंट है, अपोजिशन का ये पूरा मौक़िफ़ है, इनसे हुकूमत नहीं चल रही है, अपोजिशन के पॉइंट आउट से वैलिड पॉइंट है, या मैंडेट मशकूक है, अपोजिशन के हिसाब से वैलिड पॉइंट है। लेकिन ये जो है नामूस रिसालत का मामला,
तो नामूस रिसालत के ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर की है प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बारे में, उसके बाद क्या ऐसा जो है नया पहलू है जो उजागर होने से रह गया है और जिसके लिए इतना लंबा इंतजार किया जा रहा है? मेरी एक राय है, लेकिन पहले आप ये जो है ना, ये लड़ाई के बाद वाला मुक्का नहीं है, ये सोची समझी एक स्ट्रैटेजी है जिसके तहत लोगों को आप ले करके आए। लोग उसके ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जब तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की आप बात करते हैं, इनकी कंस्टिट्यूएंसी के लिए तो यही है ना, पीपीपी के सपोर्ट के लिए नहीं होगा, कार्डर उसको बिल्कुल। नाउ वी कम टू द पॉइंट, ठीक है। कल की बात है शायद, आरफा नूर डॉन की एंकर है, उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है डॉन में, एंड आई एग्री विद हर। देखिए, जो इंडस्ट्री है ना जिससे मौलाना साहब बिलोंग करते हैं, और इंडस्ट्री से मेरी मुराद है रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान की, वो इंडस्ट्री ठप होती जा रही है। लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट। अगर आप वोट शेयर्स देखते रहें, अगर आप क्लाउट देखते रहें, तो कम होती जा रही है। जमीयत इस्लामी तो अब वो तो मतलब वो बच्चों पे बेस्ड वीडियोस रिलीज करने के लेवल पर आ गए हैं ना, पॉलिटिकली एज इनसिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं। अच्छा, अब सीमेंट की अगर इंडस्ट्री गिर रही है तो चाहे लकी सीमेंट दुनिया की सबसे बेहतरीन सीमेंट बनाए, गिरेगी। ये एक लास्ट डिच अटेम्प्ट है अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस को बरकरार रखने का और अपनी पॉलिटिकल इंडस्ट्री, अपनी पॉलिटिकल दुकान को चलाने का। ये आरफा ने लिखा है, यही आरफा ने लिखा है, एंड मोस्टली आई एग्री विद हर। तो मैं लिखा नहीं है, लेकिन जो प्रिंसिपल है उससे मैं एग्री करता हूं। इसीलिए आपने सुना कि इनका जो नंबर 1 जो अपील थी, पहले उन्होंने क्या बात की, यही बात थी ना कि जाली हुकूमत जिन्होंने आसिया को रिहा किया, ये डायरेक्ट अपनी कंस्टिट्यूएंसी को अपील है। अच्छा, मसला क्या होता है कि कुछ लोग समझते हैं कि जी ये एक बहुत ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट में तब्दील हो सकती है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जो बाकियों का एजेंडा है वो तकरीबन डिफरेंट है। अच्छा, कुछ हद तक आप एक कॉमन एजेंडा पर बैठ सकते हो। अच्छा, 1 हफ्ता गुजर गया धरने को, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर कब तक? क्योंकि पोडियम से, क्योंकि अक्सरियत इनकी होनी है ना सर, इनके सलार होंगे, इनके रजाकार होंगे, इनके कारकुनान होंगे, अक्सरियत इनकी ही है, तो इनके साथ आप क्या बात करेंगे? ह्यूमन राइट्स एंड रिगिंग? नहीं सर, इनके साथ आपने वही माल बेचेंगे जो बिकता है इस मार्केट में। बाकी क्या करेंगे उस वक्त पर? अच्छा, एक और चीज सवाल है, सिर्फ कैप्टन सफदर आएगा क्या, या बाकी भी? एक और चीज़ जो है वो क्लैरिटी जो है वो मांगती है। मतलब आज जो मौलाना अजीज़ अहमद अशरफी से बात हुई, अब मैं कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है ये मजलिस शूरा के भी मेंबर हों, JUI। अच्छा, हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा, अब अगर अंदर एजेंडा ये डिस्कस हुआ है पार्टी की मजलिस शूरा में कि ये है अहदाफ जिसको हमें हासिल करने के लिए धरना देना है, अगर तो ये अहदाफ मुस्लिम लीग नून से शेयर किए गए हैं सर, तो ये हमें नहीं मालूम। और अगर उनसे पॉलिटिकल बात की गई है, महंगाई, गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस वगैरह की, इस पे हो जाए और इस पे बात नहीं की गई, तो ये भी एक अजीब बात मुझे लगेगी। और पीपल्स पार्टी को अगर इस मामले में लूप में नहीं लिया गया है, आई एम श्योर कि अगर यही एजेंडा है और इस बारे में पीपल्स पार्टी को लूप में लेने की कोशिश की जाती, तो कल जो बिलावल ने कहा है कि हाँ हम मार्च में साथ देंगे, तो शायद वो भी ना होता, इसलिए कि वो पहले भी क्लियरली कह चुके हैं। मौलाना ने जब एक दफ़ा ट्राई की थी, आपको याद होगा, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, यही एजेंडा जो अशरफी साहब ने आज हमें बताया है, उन्होंने उसको चलाने की कोशिश की थी। वहाँ यस मौके पे बिलावल ने कहा था कि हम आपका इस एजेंडे पे साथ नहीं दे सकते, पॉलिटिकल पे साथ दे सकते हैं। तो उसके बाद वो अलायंस तकरीबन बिखर गया था। तो उसके बाद मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजी ये है, बाकी जो पार्टीज़ हैं, ANP, नून, पीपल्स पार्टी वगैरह, उनको साथ में लाने के लिए सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे पे बात की जाए, और जो असल एजेंडा है JUI के कार्डर को मोबिलाइज करने का, वो आज मौलाना अशरफी की ज़बानी हमें पता चला। क्योंकि कल ये बैठे थे मौलाना फजलुर रहमान असफंदयार वली के साथ, और ये बात भी हुई थी कि अगर मौलाना गिरफ्तार होते हैं तो असफंदयार वली उसकी क़यादत करेंगे। अब असफंदयार वली की जमात असफंदयार वली इस तरह की स्पीचें देंगे, कितना मज़ा आएगा। देखिए, बिल्कुल माना कि दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और कभी कभी मैदान जंग में आपको
अजीब अजीब किस्म के इत्तेहादी होते हैं, लेकिन इसका एक नाम भी है इस नजरिए का, उसको कहते हैं नजरिया ज़रूरत, जिसके खिलाफ अक्सर लोग बात कर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबका नजरिया नजरिया ज़रूरत ही होता है। जब रूस और रूजवेल्ट और स्टालिन का अलायंस बना था और चर्चिल का हिटलर के खिलाफ, उसकी बात कर। हाँ, लेकिन उसने इंटरनेशनल कैपिटलिज्म के खिलाफ तकरीरें नहीं दी थी रूजवेल्ट को अपने साथ रखते हुए, ये फर्क है बॉस। वेलकम बैक। और कभी भी अपोजिशन का जब भी मार्च होता है और हुकूमत वक्त जो है वो पैनिक ना करे, ये हो नहीं सकता। हालांकि ये हुकूमत जब आई थी इन्होंने कहा हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, सारा कुछ होगा, कहने में क्या हर्ज है। मगर अब जब ये देख रहे हैं कि अब मामला सर पर आ पहुँचा है तो ज़ाहिर है एक टूल मीडिया के हवाले से रह जाता है, वो ये है कि जनाब आप तो ज़रा चुप कर जाएँ। और आज जियो न्यूज़ के ऊपर ऐसा ही कुछ हुआ जब मौलाना फजल रहमान बात कर रहे थे, तो सुनिए कि जियो न्यूज़ की एंकर ने उस वक्त क्या कहा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। जियो न्यूज़ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नाजरीन को बराह रास्त सुनाने से कासिर है, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पेमरा ने मौलाना फजल रहमान की तकरीर और प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नशर करने पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के होते हुए जियो न्यूज़ कासिर है कि मौलाना फजल रहमान की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त अपने नाजरीन को दिखा और सुना सके। अच्छा, जब पैमरा आपकी दोस्त हो तो मेरे ख्याल में आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों होगा आपको? बिल्कुल। तो जब ये क्लिप चला तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गई और बातें हुई, बल्कि काशिफ अब्बासी ने अपने प्रोग्राम में भी आज जिक्र किया, जब वो PTI के एक MNA हैं उन्होंने डिफेंड करना शुरू किया कि पैमरा ये क्यों कर रहा है। सुनिए। है अपनी लिमिट्स में रह के बात करें, कोई एतराज नहीं है। पैमरा के अपने लिमिट का तयन अपने नहीं देखिए, पैमरा के अपने कवानीन है ना, पैमरा के अपने कवानीन है, रेगुलेटरी ऑर्डर है ना। नहीं देखिए, ऑर्डर ये है पैमरा, ये थोड़ी है कि ये बात नहीं है। देखिए, पैमरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके अपने कवानीन है, उन कवानीन के मुताबिक अगर पैमरा किसी को रेगुलेट करता है तो मैं समझता हूं उसके ऊपर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो है बड़ी अहम है, देखें मामला ये है कि तो आज ये आपका धरना चल रहा है, पैमरा ऑर्डर करें इमरान खान को नहीं। देखे, बात ये नहीं है कि पैमरा ऑर्डर करें या धरना नहीं दिखाने वाली बात नहीं है। तो वही बात है, और क्या बात है? नहीं, देखें ये बात नहीं है। तो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, डिफेंड होना नहीं टाटे को। देखिए, डिफेंड करने की बात नहीं है, मैं इनको कह रहा हूं कि आज अगर ये अपनी लिमिट्स में रहकर एक जमहूरी अंदाज में बात करें, थोड़ी करेंगे। जो देखिए पैमरा के कवानीन, जो पैमरा के कवानीन है उसके मुताबिक बात को ले गए हैं कि लिमिट का फैसला भी आप करेंगे कि लिमिट क्या है किसी नहीं। देखिए, जो पैमरा के रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पैमरा के कवानीन जो है वो बड़े करेंगे तो इंडिपेंडेंट। मैं पैमरा को डिफेंड नहीं कर रहा, और मैं उस चीज को देख रहा हूँ कि मौलाना की बहुत सारी ऐसी तकारीरें हैं जिन तकारीरों के ऊपर जो है वो एतराज किया जाए। देखिए, आप उसकी ये बात पे बैन नहीं लगा रहे, आपने ये बात कही है जो गलत है, ये बात नहीं। नवाज शरीफ साहब की बात म्यूट हो जाती है जब बात करते थे, यहाँ तो दिखाई नहीं। मैं 100% ये जो साहब है वजीर थे, पता नहीं कौन है, नहीं MNA मैं मुत्तफिक हूँ। आप हैं? बिल्कुल हूँ, इसलिए कि पैमरा एक ऑटोनोमस बॉडी है। बिल्कुल। और वो इस तरह की पाबंदियाँ लगा सकती है जिससे कि अमन आमा का ख़तरा हो, मुल्क की सलामती ख़तरे में हो। बिल्कुल ये पैमरा को करना चाहिए और पैमरा ये कर रही है। लेकिन होता ये है कि चूँकि ये सीरियस ख़तरात होते हैं, तो हमेशा मैंने ये देखा है कि पैमरा जो है वो तहरीरी ऑर्डर जारी करती है। और मैंने देखा है अक्सर, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जी ये चैनल से इन्होंने इसकी खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा इन पे जुर्माना हो रहा है या इनकी नशरियात बैन की जा रही, वट एवर। आई एम श्योर कि इस बारे में भी कोई ना कोई हिदायतनामा मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जारी किया गया होगा। क्या आपके इल्म में है? नहीं और मैंने चेक भी किया तो ऐसा कोई। तो क्या फिर ये लीगल है जो है? हाँ, क्या फिर ये लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है, इसकी कोई लीगल, इसीलिए तो फिर ये कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है? नहीं, आपको अगर ये लगता है कि ये PTI के MNA, तो आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फिरदौस आशिक अवान की भी बात सुन लें। वो बता रही हैं कि ये क्यों पाबंदी लगाई गई। नेशनल एक्शन प्लान जब बना और उसके साथ कुछ TOR सेट हुए और उन TORs के साथ एक प्लान ऑफ एक्शन जुड़ा, उसमें जितने स्टेक होल्डर थे, जिसमें पैमरा भी एक स्टेक होल्डर है, उसको
एक वर्किंग पेपर दिया गया, बाउंड्रीज डिफाइन हुई और उसके तहत वो 13 पॉइंट एजेंडा जो पैमरा के पास भी पड़ा है उसको किसी फर्दर हदायत की ज़रूरत नहीं है। और किसी जगह पे भी अगर कोई भी शख्स रियासत के ख़िलाफ़, हुकूमत के नहीं, रियासत के ख़िलाफ़ लश्कर कशी के लिए जत्थे तश्कील देता है तो उसके लिए पैमरा को नेशनल सिक्योरिटी के उन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए जो कदम उठाना चाहिए उसके लिए मेरी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री या इस हुकूमत की हदायत की ज़रूरत नहीं है। वो ऑलरेडी एक कंसेंसस एजेंडा है और उसी को पैमरा लेके चल रहा है। मैं आपका फिरदौस इशाशो के आह्वान से भी 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन क्या ये हिदायत तहरीरी तौर पे दी गई हैं? सर, जब नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता है तो आपको नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। क्या मौलाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसा करने वाले थे? हाँ, लेकिन मौलाना साहब पे भी हिदायत तहरीरी तौर पे किसी चैनल को दी गई है? बिल्कुल नहीं सर। इट इज, तो फिर कैसी हिदायत है? सर, जैसे एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये उतनी ही अहमियत है। आप उसको कोर्ट में नहीं पेश कर सकते। इसकी खूबसूरती भी इसकी यही है। हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया है धरने के ऊपर, उन्होंने डिसमिस किए पिटीशंस के, इसको रोका जाए, तो उन्होंने ये कहा है कि आइन आपको पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है और जब तक कौमी सलामती का मसला ना हो एहतजाज को रोका नहीं जा सकता। तो अब आपा ने कह दिया कि कौमी नहीं, देखो तहरीरी पैमरा की हिदायत आई है, नहीं आई है बस। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑन प्रिंसिपल, मतलब अगर ये चीज़ को हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि अनलेस की कोई इश्तियाल अंगेज बात हुई है जिसको आप बैन करना चाहें, बिल्कुल आप 100% बैन तहरीरन। अगर पिछले धरने में ये पीटीआई के साथ किया होता तो आपको पता है कि आसमान टूट गए होते। इंटरेस्टिंग बात जो शाह महमूद कुरैशी ने की है और जिससे वजह से मेरा ख्याल है कि इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है आपको। उन्होंने कहा था कि यार हमने भी कितने दिनों के लिए धरना दिया, 126 दिन के लिए धरना दिया, कौन सी कोई हुकूमत गिरी थी। तो हमें इतनी टेंशन नहीं है, तो टेंशन नहीं है तो कुछ नहीं होता। आज अगर मैं मौलाना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो कल मैं रजाकार में मेंबरशिप लेने नहीं जाऊंगा। आई डोंट थिंक ऐसा इफेक्ट होगा। हमने भी अभी मौलाना साहब की एक बात सुनवाई है सबको, मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा उनकी कैंपेन पे। अच्छा सॉरी, एक वजाहत करनी है जो काफी अहम है। कल डेंगू पर बात हो रही थी तो मैंने कहा था किसी पैरासेटामोल पैनाडोल ना ले। ये पार्टली ट्रू है, इसलिए कि डेंगू की वजह से लिवर फेलियर, जब लिवर फेलियर की तरफ जा रहा होता है तो फिर पैरासेटामोल और पैनाडोल स्पेशली इन हाई डोजेस नहीं देनी चाहिए। माइनर एक्स एंड पेन्स विद डॉक्टर्स अप्रूवल आप ले सकते हैं 6 आवर्ली 8 आवर्ली। डिस्प्रिन और एस्पिरिन आपने नहीं लेनी, आइबुप्रोफेन नहीं लेनी और एमॉक्सिलिन नहीं लेनी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।